इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी फ्रॉम जीरो टू टी। एक्सेल का मतलब होता है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसके फेजर को हम लोगों ने वी अगर इधर है तो आई को इधर बनाया है, पाई बाय 2 पीछे बनाया है। ये अगर रेजिस्टर है, ये अगर आपका एक्सेल है, तो इन दैट केस ये इनका नेट आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सेल। तो जो जेड है उसको हम लोग इम्पीडेंस का नाम देते हैं प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ये अगर आर है तो ये जेड बना दिया गया है और ये एक्स की वैल्यू एक्सएल माइनस एक्सी के बराबर ले ली गई है। मतलब वीएल इज ग्रेटर देन वीसी वाली कंडीशन को मान के क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c के बराबर जान माना है, जिसमें क्यू नॉट इज द और इंडक्टेंस को आप लोग मास की तरह और c को आप लोग 1/k की तरह। तो z की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट, ये कितना हो गया भाई 100 का स्क्वायर। अब IRMS की वैल्यू क्या होती है VRMS बाय z। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट, एक बहुत ही इजी चैप्टर जिसके मार्क्स जो हैं वो आप लोगों को बहुत आराम से मिल जाते हैं और मार्क्स भी ऐसे मिलते हैं कि बस क्वेश्चन देखा और टिक हो गया, है ना। पर कंसेप्चुअली इस चैप्टर को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए जरा एसी वाला ये जो चैप्टर है, इस वाले चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या क्या है इस वाले चैप्टर में और कैसी कैसी चीजें आपको दी हुई हैं। ठीक है, सिंपल है, कुछ बेसिक रूल्स है जिनके ऊपर एसी जो है वो गवर्न है। तो सबसे पहले एवरेज वैल्यू की बात आती है। तो एवरेज वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी भी ऑल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर, किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट की या वोल्टेज की, तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका है बहुत ही सिंपल है और वो है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी फ्रॉम जीरो टू टी, और नीचे क्या लिखा है dt फ्रॉम जीरो टू टी का इंटीग्रेशन, है ना। इस तरीके से हम लोग एवरेज वैल्यू पूरी साइकिल के लिए यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पूरी साइकिल के लिए कैलकुलेट करने से क्या होता है, जैसे साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी और इन सब की एवरेज वैल्यू 0 आ जाती है। तो इसीलिए हम लोग जब एग्जाम के अंदर या हमारे ऑल्टरनेटिंग सिग्नल की जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज वैल्यू, तो हम लोग आधी साइकिल के लिए करते हैं। तो ये जो लिमिट्स है ना, 0 से t/2, 0 से t/2 हो जाती है। अदरवाइज देखो साइन में पॉजिटिव नेगेटिव बराबर बराबर टाइम के लिए चलता है, तो इसीलिए पूरी साइकिल में उसकी एवरेज वैल्यू हमेशा 0 दिखेगी, कॉस के अंदर भी 0 दिखेगी। सो वी कैलकुलेट एवरेज वैल्यूज फॉर हाफ टाइम। तो यहाँ पर वैल्यू t/2 हो जाती है, जो लिमिट वाली वैल्यू आप लोग देख रहे हैं। ऐसे ही आरएमएस वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं ये पूरी साइकिल के लिए ही की जाती है, और आरएमएस वैल्यू जो है उसमें आता है इंटीग्रल आई स्क्वायर dt। देखो रूट मीन स्क्वायर आरएमएस, तो इसीलिए इंटीग्रल 0 टू टी आई स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रल dt। ठीक है, लिमिट 0 से t के लिए है। साइनसॉइडल वोल्टेज के लिए एवरेज वैल्यू लिखिए आपके पास में 2v0 अपॉन पाई, आई एवरेज हो जाएगा इसलिए 2i0 अपॉन पाई। यहाँ पे v0 एंड i0 जो है आर पीक वैल्यूज, या फिर बोलो आप लोग मैक्सिमम वैल्यू, या फिर आप इसको एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं वोल्टेज का या करंट का, जो भी आपको इक्वेशन के अंदर दिया हुआ है ना। और ये आरएमएस वैल्यू है v0 बाय रूट 2 और i0 बाय रूट 2। v0 i0 अगेन यही वाली वैल्यूज हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो साइनसॉइडल वोल्टेज और साइनसॉइडल करंट की ही बात करनी है ना, और इसीलिए इनको फेजर पे बनाया जा सकता है। अब अगर फेजर पे बनाया जा सकता है तो इनका रिप्रेजेंटेशन पूरी तरह से अलग हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि किस तरह से अब हम लोग फेजर डायग्राम जो है उसको और जो इनके ग्राफ्स हैं उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर एसी सर्किट में मैं आपके लिए प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में चर्चा करूं, तो अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट आपके पास मौजूद है तो देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और क्योंकि कोई फेज डिफरेंस नहीं होता तो आई की वैल्यू सिंपली I0 साइन ओमेगा टी आती है, और इस वैल्यू के कारण जो वोल्टेज का ग्राफ है उसके साथ साथ ही करंट का ग्राफ जो है वो भी चलता है ना। तो डॉटेड लाइन से आपको मेरे हिसाब से करंट का ग्राफ जो है दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसे ड्रॉ करके बना देता हूँ, ज्यादा ही डॉटेड हो गई है वो लाइन। तो ये देखो, ये मैंने कर दिया, ये करंट है और ये आपका वोल्टेज है, दोनों फेज में, दोनों जीरो मैक्सिमम सब सेम टाइम पे है, इसका मतलब दे आर इन फेज। ठीक है ना, फेज सेम है। और अगर फेजर ड्रॉ करें तो दोनों को सेम लाइंस के ऊपर ड्रॉ कर दिया गया है, आगे पीछे करके मैग्नीट्यूड के हिसाब से, है ना। अब हमारे पास में इसके बाद में आ गया देखो प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर करंट की जो वैल्यू है उसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, v0 बाय ओमेगा एल। ये ओमेगा एल क्या होता है, सबसे पहले तो ये बता दूं, एक्सएल होता है ओमेगा एल। एक्सएल का मतलब होता है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है इंडक्टर वो। तो दिस इज योर इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये ओमेगा के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो एक्सएल की वैल्यू भी ज्यादा होगी, ये वाली बात यहां से हमें पता लगती है। और इस इक्वेशन से हमें यह पता लगता है कि पाई बाय 2 पीछे चलता है, -π/2, है ना।
तो अगर वी नॉट की वैल्यू साइन ओमेगा टी है तो ये ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू है, मतलब पाई बाय टू पहले बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि करंट जो है उसके फेजर को हम लोगों ने वी अगर इधर है तो आई को इधर बनाया है, पाई बाय टू पीछे बनाया है। इस वाले फेज को हम लोग फाइ जीरो मान रहे हैं। अब पाई बाय टू पीछे है तो पाई बाय टू पीछे का होगा नीचे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि इंडक्टर के हिसाब से जो हमारा करंट आता है वो पाई बाय टू एंगल से पीछे चलता है। तो देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय टू बिटवीन करंट एंड वोल्टेज ऑफ इंडक्टर एंड करंट लैग्स बिहाइंड। क्या बोलते हैं? करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज। बस इसी तरह की चीजें याद रखनी होती हैं इस चैप्टर में, है ना। अगर ये वाली छोटी छोटी सी चीजें याद है तो सारा हो जाता है। अभी आ गया प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। अब प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर हम जब वोल्टेज निकालते हैं, मतलब करंट जब निकालते हैं, तो एक्स सी की वैल्यू आती है और वो वैल्यू आती है 1/ओमेगा सी। यानी कि यहां से पता लगा कि एक्स सी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है ना। अब एक्स सी अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है तो ओमेगा बढ़ने के साथ साथ एक्स सी घटेगा। साथ में ये भी पता लगा हमको कि यहाँ पे जो करंट आएगा वो पाई बाय टू लीड करेगा, क्योंकि प्लस पाई बाय टू आपको देखने को मिल रहा है। और प्लस पाई बाय टू का मतलब क्या है कि अगर मैंने वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे मान लिया तो करंट को प्लस पाई बाय टू आगे, यानी कि ऊपर की तरफ पाई बाय टू आगे चलाना है। ठीक है, सिंपल है। मैं कह ही रहा था सिंपल होता है, बहुत आसान। इसके बाद में बारी आती है इंपीडेंस की। इंपीडेंस किसी भी सर्किट का क्या है? जैसे मान लो आरएल सर्किट है, आरसी सर्किट है, आरएलसी सर्किट है, तो इन दैट केस जब आप लोग फेजर बनाते हैं तो रेजिस्टर अगर आपका एक्स एक्सिस पे बन गया तो इंडक्टर और कैपेसिटर जो होते हैं वो 90 डिग्री आगे या पीछे बनेंगे, क्योंकि उनका करंट जो है वो या तो 90 डिग्री पीछे है या 90 डिग्री आगे। तो इसी कारण से क्या होता है, फेज के अंदर जब हम इन चीजों को देखते हैं तो उनका नेट निकालना पड़ता है। जैसे ये अगर रेजिस्टर है, ये अगर आपका एक्सएल है, तो इन दैट केस ये इनका नेट आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब ये अगर आर है और ये अगर एक्सी है तो ये इनका नेट आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। और अगर तीनों मौजूद हैं तो वाई एक्सेस वाले जो हैं उनका नेट निकलेगा आइदर एक्सएल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सएल। तो जो जेड है उसको हम लोग इंपीडेंस का नाम देते हैं। और इसकी वैल्यू अगर कोई आरएलसी सर्किट है तो होती है आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, या फिर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आती है भाई। ठीक है, अब एक्सएल माइनस एक्सी का मतलब सर्किट आपका इंडक्टिव रहा होगा, और एक्सी माइनस एक्सएल का मतलब सर्किट फाइनली आपका कैपेसिटिव रहा होगा, है ना। ये अब फेजर पे डिपेंड करेगा कि किधर आपका फेजर ज्यादा है। अगर वीएल ज्यादा है वीसी से तो इंडक्टिव सर्किट है, और वीएल अगर वीसी से कम है तो कैपेसिटिव सर्किट है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ सीरीज आरएलसी सर्किट बना हुआ है। ठीक है, ये अगर आर है तो ये जेड बना दिया गया है, और ये एक्स की वैल्यू एक्सएल माइनस एक्सी के बराबर ले ली गई है, मतलब वीएल इज ग्रेटर देन वीसी वाली कंडीशन को मान के एक इंपिडेंस ट्राइंगल जो है उसको ड्रॉ कर दिया है। यहाँ अगर हम कॉस फाई लिखने की कोशिश करते हैं तो कॉस फाई की वैल्यू आर बाय जेड आती है, और इसी कॉस फाई को हम लोग पावर फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, जो हमें एवरेज पावर वाले फॉर्मूले के अंदर मिलता है। ठीक है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई जो हम लोग लिखते हैं उसमें कॉस फाई इज आर बाय जेड विच इज ऑल्सो नोन एज द पावर फैक्टर। और यहीं अगर ये वीएल और वीसी आपके अगर बराबर हो जाए तो इन दैट केस हम बोलते हैं कि रेजोनेंस की कंडीशन आ गई है, और रेजोनेंस की कंडीशन में वी इक्वल्स टू वी आर हो जाता है। सारा का सारा ड्रॉप किसके अक्रॉस है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस। और जेड की वैल्यू भी क्या हो जाती है? आर के बराबर, क्योंकि जैसे ही वीएल वीसी बराबर होते हैं वैसे ही एक्सएल और एक्सी भी आपके क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, और जेड की वैल्यू आर के बराबर हो जाती है। करंट सर्किट में मैक्सिमम हो जाता है और जेड जो है वो मिनिमम हो जाता है। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग एसी के अंदर करते हैं। पावर फैक्टर बता दिया, कॉस फाई आर बाय जेड, रेजोनेंस पे एक्सएल एक्सी बराबर, जेड की वैल्यू आर और वी की वैल्यू वी आर, सारा का सारा ड्रॉप रेजिस्टर के अक्रॉस। एलसी ऑसिलेशंस का खाली क्वालिटेटिव एनालिसिस ही है हमारे सिलेबस में, पर हमें ये पता होना चाहिए कि एक चार्ज कैपेसिटर को पहले हम लोग इंडक्टर के अक्रॉस डिस्चार्ज करते हैं, फिर ये इंडक्टर क्योंकि चार्ज हो जाता है तो फिर ये आपके कैपेसिटर को दोबारा से चार्ज करता है। इस बीच इस दौरान हम ऐसा बोलते हैं कि कैपेसिटर की पोलैरिटी भी चेंज होती है, और जो एनर्जी है वो दोनों में बटी हुई होती है किसी टाइम टी पे। तो एनर्जी में हाफ एल आई स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बाई टू सी हम लोग दोनों लिख सकते हैं। और क्योंकि इनिशियली फुली चार्ज कैपेसिटर लिया था तो इसीलिए इस एनर्जी के समेशन को हमने क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी के बराबर जान माना है, जिसमें क्यू नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, सीवी वाला। ठीक है ना, ये मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर है, यही वाला चार्ज फिर इन दोनों में बट गया, है ना भाई।
और इसकी वैल्यू को आप लोग हाफ एल आई नॉट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वेयर आई नॉट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी फ्लोन थ्रू द इंडक्टर। और ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, जब भी इसका सम करोगे तो वैल्यू जो है वो फिक्स आएगी, उसकी वैल्यू या तो क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c या फिर हाफ एल आई नॉट स्क्वायर के बराबर होगी। जब इसको एसएचएम से कंपेयर करते हैं तो चार्ज जो है उसको आप लोग एक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, करंट को आप लोग वेलोसिटी की तरह, और इंडक्टेंस को आप लोग मास की तरह, और सी को आप लोग 1/k की तरह। ठीक है, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है ना भाई। फिर ये डैम्ड मैकेनिकल सिस्टम्स हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं रहे, तो इन वाले पार्ट्स को आपको करना भी नहीं है। पैरेलल एलसीआर सर्किट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसीलिए पैरेलल एलसीआर सर्किट कोई नहीं पढ़ेगा। कई जगह इसको पढ़ा दिया जाता है, जेई एडवांस के सिलेबस के अंदर भी नहीं होता आजकल ये, है ना। अब ये वाले क्वेश्चन तुम लोग खुद से करना, क्वेश्चन तुम्हारे करने का है। गिवन सर्किट में आरएमएस वैल्यू निकालनी है थ्रू द रेजिस्टर, है ना। आपको सब कुछ दिया हुआ है, वीआरएमएस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, एक्ससी दिया हुआ है और एक्सएल दिया हुआ है। तो देख एक्ससी एक्सएल बराबर तो नहीं है, तो ऐसे में जेड की वैल्यू कितनी निकाल सकते हो? चलो मैं तो जेड पूछता हूं तुमसे, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो जेड की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट, ये कितना हो गया भाई? 100 का स्क्वायर, और एक्सएल माइनस एक्ससी भी कितना हो गया? 100 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया 100√2। 100√2 ओम तो आपका जेड आ गया। ठीक है, अब आई आर एम एस की वैल्यू क्या होती है? वी आर एम एस बाय जेड। वी आर एम एस तो तुमको दिख ही रहा है, 200√2। आई आर एम एस तुमने निकाल लिया है, कितना है? 100√2। तो क्या जेड नहीं निकाल पाओगे? निकाल लोगे ना? ठीक है, और अपने को तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालना है, जेड तो तुमको पता ही है। जेड आ गया, आईआरएमएस पता लग जाएगा यहाँ से, आईआरएमएस की तो वैल्यू निकालनी है। तो आईआरएमएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आईआरएमएस इज इक्वल टू वीआरएमएस कितना हो गया? 200√2, और जेड कितना आ गया आपके पास में? 100√2। ये दोनों कटे, ये दोनों कटे, मेरे हिसाब से तो 2 एम्पियर का आंसर है, और सबको दिख भी गया होगा 2 एम्पियर। भाई जब सर्किट में कुछ दिया हुआ नहीं होता तो क्या मानते हो? याद करो क्या मानते थे? आरएमएस वैल्यू। तो बस वही वाली कहानी है। तो इसके सवाल जो है वो आप लोग करने की कोशिश करना, कुछ सवाल हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं, और एसी को एक बार ढंग से पढ़ के देख लेना, क्वालिटी फैक्टर वगैरह और दुनिया भर की चीजें। रेजोनेंस की कंडीशन आपको बताई दी है, एक्सएल एक्सी बराबर होने पर रेजोनेंस हो जाता है। 1/रूट एलसी वाली चीज आप लोगों को याद है क्या क्या होता है ना। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी वगैरह ये सब चीजें आपके नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगी, एक बार जरूर से उसको पढ़ के देखें जिससे आपको फायदा हो, है ना। तो मेरे हिसाब से कई बार 8 नंबर, कई बार 12 नंबर का एसी भी आपसे पूछ लिया जाता है, और इसी पार्ट से पूछा जाता है जो अभी आपको बताया गया। वैसे ट्रांसफार्मर भी कई बार एसी के ही पार्ट होता है, पर ट्रांसफार्मर हमने क्योंकि ईएमआई के अंदर कर लिया है तो उसको यहाँ पर अब दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एसी वाले पोर्शन को देख लो, अच्छे से कर लो। इसके आगे की कहानी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएगा, और उसके आगे फिर हम लोग और बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सायोनारा एंड जय हिंद।